स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि सुल्तानेट पीरियड। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी हम मिडाइवल इंडिया का मेन पार्ट में आ रहे हैं। जब से अभी से स्टार्ट होगा इसके बाद आपका आएगा मुगल एम्पायर, वो सब मिडाइवल इंडिया का मेन पार्ट बन जाते हैं जिनके बारे में अक्सर हम लोग के पास बहुत सारे सबूत रहते हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जाने रहते हैं, जाना सुना कहानियां भी बनाई जाती हैं। पहला है द दिल्ली सुल्तानेट। चलिए इसके बैकग्राउंड में देखते हैं एक बार। पहला मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में कब होता है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 एडी में। ये 712 एडी में ये इन्वेड करते हैं एंड देन फाइनली ये सिंध को कब्जा कर लेते हैं, जो कि उमैयद खिलाफत द्वारा फिर रूल किया जाता है। फर्स्ट टर्क इन्वेजन होता है मोहम्मद गजनी द्वारा 998 से 1030 एडी में। मोहम्मद गजनी टोटल में 17 एक्सपेडिशंस मीन 17 बार इन्वेड करते हैं इंडिया से और बहुत लूटपाट मचा लेते हैं। 1025 एडी में देखा जाए तो ये हिंदू का फेमस टेम्पल द सोमनाथ टेम्पल जिसके बारे में हम जानते हैं वो इन्वेड करते हैं, इन पे अटैक कर लेते हैं एंड फाइनली एक साल बाद 1026 एडी में ये टेम्पल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोमनाथ टेम्पल से भी ये बहुत सारे सोने ये सब लूट लेते हैं। सेकंड टर्क इन्वेजन होता है मोहम्मद घोरी द्वारा एंड मोहम्मद घोरी जो है वो आके सेटल हो जाते हैं इंडिया में। उनको इसीलिए मुस्लिम रूल का फाउंडर भी कहा गया है। एक्चुअल में उनके ये सक्सेस के पीछे में राज क्या था, रीजंस क्या थे? पहला तो है राजपूत का यूनिटी नहीं था उस टाइम पे एंड सब राजपूत जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, स्कैटर हो गए इधर उधर। प्लस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं था उस टाइम में, ना ताकत था अच्छा से, जो जिसमें ताकत था वो बांट गए थे इधर उधर, उनमें बातचीत नहीं हो रहा था। तो ये टर्क्स जो हैं इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो आराम से कैप्चर कर लेते हैं इंडिया के राजपूत वाले एरिया में, सिंध में, और धीरे धीरे अपना डोमिनियन को वो बढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सुल्तानेट से, जो कि शुरुआत होता है आपका मोहम्मद घोरी का शासन से। मोहम्मद घोरी जो है वो पहले कब्जा करते हैं। देन दिल्ली सुल्तानेट अगर देखा जाए तो दिल्ली के इर्द गिर्द बहा हुआ है, दिल्ली में उसका सेंटर माना जाता है, इसीलिए उसको दिल्ली सुल्तानेट कहा गया है। इस पीरियड को 5 डिस्टिंक्ट पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहले स्लाइव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोदी डायनेस्टी। पहले पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जो पहला रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअल में इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया? मोहम्मद घोरी जो इन्वेड किए थे दिल्ली को, जो इन्वेड किए थे इंडिया को, उनके आने के बाद क्या होता है, उनके स्लेव, उनके नौकर, उनके सेवक, वो क्या करते हैं, घोरी के डेथ के बाद वो राजा खुद को अपने आप घोषित कर लेते हैं मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाइनली स्टार्ट होता है आपका स्लेव डायनेस्टी 1206 में। उनका दान ये सब चीज के लिए उनको लाख बख्श भी कहा गया है। लाख बख्श मीन्स जो 1 लाख रुपया दे, जो लाखों रुपया दे उनको लाख बख्श इसीलिए कहा गया है। फाइनली 4 साल के शासन के बाद 1210 में उनका डेथ हो जाता है, जब वो पोलो खेलते रहते हैं। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 2 मस्क भी बनाए हैं, कुव्वतुल इस्लाम एंड अधाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है एंड आधा दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। फाइनली एक सूफी सेंट रहते हैं। तो मुस्लिम डायनेस्टी अगर हम देखें, मुस्लिम्स को, एक मिनट दोस्तों, मुस्लिम्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सूफी, एक है सुन्नी। ओके, ठीक है, तो मुस्लिम्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सूफी, एक है सुन्नी। ठीक है, सूफी जो सेंट हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके मेमोरी में, इनके ऑनर में इनका शुक्रगुजार किया जा रहा था। प्लस इनको रेस्पेक्ट देने के चक्कर में इनके एक आर्किटेक्चर बनाया गया था जिसका नाम था कुतुब मीनार। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये बनाए, आधा बनाए, उतना दिन में कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ, इनका डेथ भी हो गया। ऐबक जो है वो पढ़ाई वढ़ाई को बहुत ज्यादा मानते थे। ताजुल मसीर के ऑथर हसन उन निज़ामी प्लस तारिक मुबारक शाही के ऑथर फखरुद्दीन को ये अपने कोर्ट में भी रखे हुए थे। नेक्स्ट रूलर बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेवक इल्तुतमिश, जो दिल्ली में 1211 में कैप्चर कर लेते हैं आरम बख्श को मार करके। ठीक है,
वो एक बहुत कैपेबल रूलर थे एंड इनको एक्चुअल में रियल फाउंडर कहा गया है दिल्ली सुल्तानेट का। ये अपना कैपिटल को लाहौर से दिल्ली भी शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली अब ये सुल्तानेट कैप्चर कर लिया है। पहले लाहौर हुआ करता था जो कैपिटल, अभी वो दिल्ली बन गया है। तो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा एंड देन दिल्ली सुल्तानेट का, इसीलिए इनको रियल फाउंडर कहा गया है। एंड इन्हीं के टाइम में जो था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किए थे वो खत्म कब होता है, कंप्लीट कब होता है, इल्तुतमिश के टाइम पे। चंगेज खान एक रूलर रहते हैं, मंगोल लीडर। तो वो एक ख्वारिज्म शाह करके एक इंसान को वो पीछा कर रहे थे, उनको मारने के लिए ख्वारिज्म शाह को वो खोज रहे थे। ख्वारिज्म शाह चुपके चुपके आता है दिल्ली सुल्तानेट के पास, इल्तुतमिश के पास, और कहता है राजा जी मेरे को थोड़ा सा रख लो, मेरे को थोड़ा आपका अंडर। तो राजा डायरेक्ट मना कर देते हैं। इल्तुतमिश कहता है क्यों भाई, मेरा अभी दिल्ली सुल्तानेट अभी शुरुआत हुआ है, तुम क्या मेरा भी सुल्तानेट को अभी, मेरा भी किंगडम को भी खा लेगा। वो चंगेज खान कहाँ से मंगोलिया से क्या क्या पकड़ पकड़ के आया है, कैसे उठक पटक के मारेगा नहीं पता। तो इल्तुतमिश मना कर देते हैं एंड देन दिल्ली सुल्तानेट इसीलिए बच जाता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे वो भी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं, वो फाइट ना करके, उनको पता है अभी अभी मेरा राजा, अभी किंगडम मेरा स्टार्ट हुआ है, तो वो चुपचाप आराम से बैठ जाते हैं एंड इसीलिए वो चंगेज खान के हाथों से बच जाता है द दिल्ली सुल्तानेट। वो अपने टाइम में, इल्तुतमिश अपने टाइम में सिल्वर कॉइन जिसको टंका कहा गया है एंड कॉपर कॉइन जिसको जितल कहा गया है इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो इक्ता सिस्टम, ये टैक्सेशन सिस्टम है, ये भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइनली अगर देखा जाए तो जो आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी अभी सेंट्रल पेड हो गए। ठीक है, जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे ना कि अपना राजा आया उसको पेमेंट दे दो, इसको पेमेंट दे दो, ये पेमेंट देगा वो देगा, ये सब बंद हो गया। अब टोटल एक चीज को वो एक साथ अंडर ले आए, एक अंडर में ला करके वो सेंट्रली पेमेंट देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं किंगडम धीरे धीरे भी रिकवर कर रहा था। ही पैट्रोनाइज्ड मिनहाज उज सिरज, जो ऑथर थे तबाकाती नसीरी के, तो उनके कोर्ट में ये रहते थे मिनहाज उज सिरज। उनके बड़े बेटे रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश के डेथ के बाद रुकनुद्दीन को उनकी माँ मीन्स इल्तुतमिश के वाइफ शाह तुर्कान क्या करते हैं, उसको गद्दी में बैठा देते हैं। राजिया, एक्चुअल में इल्तुतमिश कहते हैं कि मेरा डेथ के बाद राजिया सुल्तान मीन्स मेरी जो बेटी है राजिया बैठेगी कोर्ट में। बट उनके जो नोबल्स रहते हैं, ठीक है, उनके जो नोबल्स रहते हैं जिनको कहा गया है, ये देखिए ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, जिनको कहा गया है चहलगानी अथवा चालीसा, 40 नोबल्स। ठीक है, तो इनके जो नोबल्स कहते हैं नहीं नहीं, लड़की के अंडर लड़की रहेगी, वो संभाल पाएगी नहीं पाएगी। तो एक कॉन्स्पिरेसी, एक चाल चलते हैं एंड कौन बैठता है गद्दी पर, रुकनुद्दीन बैठता है। फाइनली क्या होता है, रुकनुद्दीन को रजिया सुल्तान प्लान करके मार देती है, कहती है कि तुझे तो मार के मैं गद्दी में बैठूंगी जैसे करके भी, और मेरे को दिखाना भी है कि एक लड़की कैसे चला सकती है डायनेस्टी को। ठीक है, बट राजिया क्या करती है, रीड ऑफ रुकनुद्दीन से हाथ, रुकनुद्दीन को से वो हट करके, उसको हटा करके वो खुद गद्दी में बैठ जाती है। और वो फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी है जो कभी इंडिया में रूल की है। ये फेमस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, पहली ऐसी लेडी है, पहली ऐसी मुस्लिम लेडी है, पहली है एंड ओनली है, ओनली, इसके बाद और कोई नहीं बैठा है अभी तक मुस्लिम लेडी। ठीक है, देन वो लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर थे उसकी रोल्स के लिए, बट उसके जो नोबल्स थे वो लोग कभी नहीं मानते थे। फाइनली नोबल्स जो थे वो इसीलिए भी गुस्सा थे क्योंकि वो एक यकूट, एक अबिशियन नौकर यकूट को अपने अंडर अपने साथ रख ली थी कि यकूट ही थोड़ा नोबल्स के हिसाब से रहेगा, उसका भी बात वो सुनती थी। जैसे ही वो गद्दी में आई, मुल्तान, बदौन, हंसी, लाहौर, ये सब के जो दिल्ली सुल्तानेट के अंदर ये सारे जो जो थे स्लेव डायनेस्टी के अंडर, ये सब रिवोल्ट करना शुरू कर दी। बोले कि नहीं, इससे नहीं होगा, हम लोग इसके अंडर नहीं काम करेंगे। फाइनली एक सीरियस रिबेलियन भी हुआ था भटिंडा में। अल्टुनिया जो गवर्नर थे भटिंडा के, वो रिफ्यूज करते हैं, वो मना करते हैं कि राजिया किंग नहीं बन सकती है, राजिया गद्दी में नहीं बैठ सकती है, वो पावर में नहीं आ सकती है। ठीक है, बट राजिया क्या करती है, यकूट जो कि एबिशियन स्लेव है उनके साथ मिल करके अल्टुनिया की ओर बढ़ती है। फाइनली अल्टुनिया की ओर बढ़ने के बाद अल्टुनिया जो है वो यकूट का मर्डर कर लेता है एंड फाइनली राजिया को जेल में बंद कर लेता है, उसको पकड़ के उनको कब्जा कर लेता है राजिया को। राजिया अल्टुनिया से शादी कर लेती है और सोचती है कि लाइफ अभी ठीक हो गया है, बट वो ये नहीं समझ पाती है कि अल्टुनिया एक प्लान करके आया है उधर,
और वो राजिया को विक्टिम बना करके एक प्लान में चपेट में ले आता है एंड देन उसको मार देता है। ठीक है, राजिया का वहां पे मौत हो जाता है। फाइनली राजिया के बाद इल्तुतमिश का छोटा बेटा, तीसरा बेटा बहरम शाह, वो गद्दी में बैठता है। और गद्दी में कौन बैठाता है? चालीसा, जो 40 नोबल्स थे उनके पावर से वो बैठता है। वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो बस ऐसे ही बैठा रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता। एक्चुअल रूलर तो रहता है नैब ए ममलाकत, द रीजेंट जो रहता है उस टाइम पे, वो उसका एक्चुअल मालिक रहते हैं, एक्चुअल रूल वही करते हैं। तो ये भी एक नोबेल्स में ही है, तो मंत्री का एक पद है। ठीक है, तो एक्चुअल में रूलर यही है। बहरम शाह अपना लाइफ खो बैठने के बाद वो अपना लाइफ वहां पे खो बैठते हैं। जब वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं अच्छा राजा बन सकता हूँ, इस ये प्रूव करने के चक्कर में असर्ट हिज अथॉरिटी वंस ऑन द थ्रोन, तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो अपने आप को प्रूव करने जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं मिनिस्टर जो है, द रीजेंट जो है, उनसे थोड़ा सा अनबन हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका भी वहां पे बहरम शाह भी अपना लाइफ खो बैठते हैं। देन आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह रुकनुद्दीन मीन्स इल्तुतमिश के बड़े बेटे जो है रुकनुद्दीन, उनके बेटे थे। ठीक है, बट वॉज डिपोज्ड आफ्टर बलबन एंड नसीरुद्दीन Muhammad's mother Malika Jahan conspired against him and established Nasiruddin Muhammad as new sultan. तो ये तो बैठते हैं, बट देन बलबन एंड नसीरुद्दीन मदर, ये लोग जब थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी खेलते हैं, ये लोग कॉन्स्पिरेसी खेलने के बाद फिर क्या होता है, वो हट जाता है एंड देन उसको मार दिया जाता है मसूद शाह को, एंड नसीरुद्दीन गद्दी पे बैठ जाता है। नसीरुद्दीन भी देखा जाए तो वो इल्तुतमिश का ही बेटा था एंड वाज नोन एज द दरवेशी किंग। वो बहुत पायस, बहुत भक्ति वाला और नोबल था। ठीक है, भक्ति भक्ति था, बहुत शांत स्वभाव का था। बट फाइनली वो उसका भी डेथ हो जाता है 1266 में। बट ये 20 साल रूल करता है। ठीक है ना, ये चीज जानना है कि ये 20 ईयर्स रूल करता है। देन सीट में आता है गयासुद्दीन बलबन। बलबन सीट में 1266 में आता है एंड देन जो 40 नोबल्स थे, 40 उनका ये पावर को तोड़ देते हैं। तोड़ करके ये जो दिल्ली सुल्तानेट का जो पावर है वो अपने अंडर ले आते हैं। जो 40 रूलर्स, नोबल्स जो थे, ये जो रूल कर रहे थे, ये पावर को तोड़ करके अपने अंडर सारे पावर ले आते हैं एंड इनके अंडर जो है दिल्ली सुल्तानेट फिर से स्टेबल खड़ा रहता है। अपने आप को अच्छा सा हर जगह के बारे में जानने के लिए वो स्पाइस भी रखता है। ठीक है, स्पाइस भी रखता है। स्पाइस मीन्स डिटेक्टिव कह सकते हैं। ही क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी। सेंट्रल आर्मी भी उनका एक बहुत तगड़ा सेंट्रल आर्मी रहता है, ताकि जो भी बाहर में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो ना मंगोल्स का, तो वो डेंजर ना ले आए दिल्ली सुल्तानेट के लिए। इसके लिए बाहर में आर्मी को सेंट्रलाइज्ड करके रखना, मतलब अपने अंडर, ये राजा है अपने अंडर, तो किंगडम के बाहर में चारों और तरफ से बस एक ही तरफ से गवर्न करना, ये बहुत बड़ा चीज है कि किस तरह से हम अपने आर्मी को सेंट्रलाइज रखें। ही एस्टेब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अर्ज। पर्सियन कोर्ट मॉडल influenced Balban's conception of kingship. He took up the title Jile Ilahi, Shadow of God. तो पर्शियन कोर्ट मॉडल, पर्शियन कोर्ट का जो मॉडल है, इनके हिसाब से ये देखते हैं कि बलबन का जो किंगशिप है ये कहीं ना कहीं भगवान के जैसा है, शैडो ऑफ गॉड। इतना बढ़िया ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे। ये सिजदा इंट्रोड्यूस करते हैं एंड पाइबॉस भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिजदा में क्या है, राजा अगर रहेगा वहां पे तो उसके सामने सो जाना रेस्पेक्ट के तौर पर इसको, एंड पाइबॉस मीन्स किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, राजा के पैरों पर चूमना। ये राजा को रेस्पेक्ट करने के लिए ये सब चीज कहा गया है। ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत ब्रिगेडेज इन द डोब वेयर फॉरेस्ट वर कट एंड फोर्ट्स वर बिल्ट। तो मेवाती राजपूत जो थे उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लास्ट डेज में, उनका आखिरी डेज में सुल्तानेट का जो अफेयर था उनको ये काफी ज्यादा देख लेते हैं। ठीक है, इन इट ही ओवरलुक्ड ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन मोहम्मद। जब मोहम्मद का जब डेथ हो जाता है तो ये थोड़ा सा, इनका दिमाग थोड़ा सा कैपेसिटी में नहीं रहता है। एंड देन उनका जो सबसे नजदीकी स्लेव रहता है तुगरील, वो भी फाइट करना शुरू कर देता है। यही फाइट की वजह से मोहम्मद मंगोलियंस के साथ फाइट करता है, तुगरील लास्ट में कैप्चर कर लेता है, और ये सब मुठभेड़ में क्या होता है, दिल्ली सुल्तानेट मीन्स जो राजा है बलबन जो है वो अच्छा से ये जगह को नहीं देख पाते हैं एंड वो ओवरलुक करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद मंगोलियन से लड़ाई करते रहते हैं, तुगरील को कैप्चर कर दिया जाता है, उसका सर काट दिया जाता है, ये सब चीज वहां पे होता है। देन आते हैं कैकुबाद। तो ये लास्ट है, ये बलबन के ग्रैंडसन हैं और राजा फखरुद्दीन जो है इनको
बैठा दिए हैं बलबन को, बट उस टाइम पे उतना और नहीं ताकत रहता है कि, क्योंकि उनके जो ताकतवर रूलर थे वो सब चले गए हैं और अभी 40 नोबल्स जो है उनके पावर नहीं रहे। तो फखरुद्दीन बस ऐसे ही बैठा देते हैं कैकोबाद को, 3 साल वो कैकोबाद रूल करते हैं। बट कैकोबाद वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली। उसके बाद जो फैमिली आती है खिलजी डायनेस्टी, जहां से शुरू होगा, उसके बाद शुरुआत होता है। तो खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो फाउंड करते हैं अपना डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, एंड एंड होता है स्लेव डायनेस्टी का कैकोबाद से। तो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि जो घियासुद्दीन बलबन थे, इन्हीं का डेथ, इन्हीं का जो दिमाग अनबैलेंस होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं से ही वो स्लेव डायनेस्टी का खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हो ही जाता है। बट उनका दिमाग नहीं ठीक रहता है तो वो अपने ग्रैंडसन को बैठाते हैं, बट ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं उस टाइम में कैकोबाद, एंड देन ये डायनेस्टी खत्म हो जाता है। चलिए, आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक रिवाइज करिए टॉपिक्स को और एक बार आप भी पढ़ लीजिए, एक बार देखिए, कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट से पूछिए। थैंक यू।